हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय का क्रेजी लाइफ एक्सपीरियंस। आज हम बात कर रहे हैं कि फाइनेंस सेक्टर में कई डिपार्टमेंट होते हैं। उसमें एक डिपार्टमेंट होता है क्रेडिट एंड एक डिपार्टमेंट होता है सेल्स। तो आज मैं आपको मिलवाता हूँ। हमारे कुछ फ्रेंड हैं, बीएम हैं, आरओ हैं। आपका नेम क्या बताएंगे? प्रशांत भारद्वाज जी से। एंड ये हैं हमारे बीएम साहब गौरी शंकर जी। पूरा नाम बताइए। गौरी शंकर कुमावत। गौरी शंकर जी। एंड पीछे खड़े हैं क्रेडिट मैनेजर राहुल सांवरिया जी। अभी क्या है कि हमारे बीच में यही चर्चा चल रही थी कि कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट है, कि फाइनेंस सेक्टर में क्रेडिट डिपार्टमेंट बेस्ट है या सेल्स डिपार्टमेंट बेस्ट है। तो सभी अपनी अपनी ओपिनियन दे रहे थे कि वास्तव में बेस्ट कौन सा है। तो क्या आप बताएंगे कि सेल्स डिपार्टमेंट बुरा क्यों है और क्रेडिट अच्छा क्यों लग रहा है? मैं इनसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये अभी सेल्स डिपार्टमेंट में है और चाहते हैं कि क्रेडिट में ज्वाइन कर लूँ क्योंकि क्रेडिट इन्हें अच्छा लग रहा है। तो पहले मैं इनकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ, बताइए। सेल्स डिपार्टमेंट वैसे तो अच्छा है, लेकिन कई बार क्या होता है कि अपन जो स्ट्रगल करते हैं तो कई फाइल्स जो अपन लेके आते हैं तो कई बार अपने को जैसे सेल्स का बंदा जैसे आरओ जाता है, पूरी विजिट करके आता है एफआई वगैरह, उसको लगता है कि हाँ भाई ये केस होना चाहिए और वो उसको कंफर्ट भी रहता है उस चीज़ के लिए। बट कई बार केस को अपन जब आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसमें दिक्कत ये आ जाती है कि सीनियर्स को अपन पूरी चीज़ बता देते हैं। उसके बाद में कस्टमर से जब वो टीवीआर करते हैं तो टीवीआर करने पर कस्टमर कई बार क्या होता है कि सीनियर्स जो क्वेश्चन करते हैं तो उस चीज़ में क्या है कंफर्ट नहीं हो पाते और वो कुछ ऐसी बात बोल जाते हैं जिससे एफआई नेगेटिव में आ जाती है। इस वजह से केस अपना उड़ जाता है। तो दिक्कत ये आती है कि हमने तो हमारा प्रयास पूरा किया है उस केस को करवाने के लिए, बट कुछ छोटे से इश्यूज की वजह से एफआई नेगेटिव हो गई, अपना केस चला गया अपने हाथ से। तो अपन ने तो मेहनत करी है ना उस चीज़ के लिए। तो ये ऐसी दिक्कतें आती है और फिर अपना क्या है कि वो अपना जो अपन ये सोचते हैं कि भाई अपना टारगेट प्लस हो, अपना आगे बढ़े। तो जैसे केस अगर नेगेटिव जाता है तो अपनी मेहनत भी खराब, टाइम भी खराब, तो ऐसी चीज़ें होती है। इस वजह से थोड़ा सा सेल्स में दिक्कत है। बाकी अगर अपने को लग रहा है कि हाँ भाई सर ये होने वाला केस है, इसको कीजिए आप, अगर वो चीज़ें अगर पॉजिटिव वे में जाती है ना तो कोई दिक्कत होती नहीं है। बट अगर वो नेगेटिव हो जाती है तो समस्याएं आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा इन्होंने बोला, क्योंकि एक सेल्स जो पर्सन है वह अपनी पूरी मेहनत लगाता है क्योंकि वह भी कस्टमर से मिलता है। बताइए वो क्या कह रहे हैं। पूरा एफर्ट करते हैं, अपन चाहते हैं कि भाई अपना टारगेट अपना अचीव हो, अपन उससे भी प्लस जाएं। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती है तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा अपने को तकलीफ में आ जाते हैं कि हाँ भाई यार ये होना चाहिए था, ये नहीं हो पाया। तो बात यह है कि यदि हम कोई बिजनेस कर रहे हैं और यदि हमारी फाइल्स क्लियर हो रही हैं तो उससे हमारा टारगेट भी पूरा होगा एंड टारगेट पूरा होगा तो हमारे इंसेंटिव भी आएंगे। तो अगर हमारी फाइलें नहीं निकल पाती तो हमें सेल्स बुरी लगने लग जाती है। अब लेकिन सेल्स को छोड़ करके क्रेडिट आपको क्यों अच्छी लग रही है कि आप क्रेडिट ज्वाइन करना चाहते हैं? क्रेडिट का ये है कि अपने पास में कि अपन जैसे जाते हैं तो अपन अगले की इनकम वगैरह को वेरीफाई करते हैं, तो इनकम वगैरह में अपने को कंफर्ट आता है तो अपन उसका पॉजिटिव रिव्यू दे देते हैं। और अगर अपने को नहीं कंफर्टेबल लग रहा तो अपन उसको नेगेटिव बता देते हैं। तो उसमें ये रहता है कि भाई अपन जाके आना है और अपने को ये वेरीफाई करके आना है कि हाँ भाई ये प्रोफाइल मतलब ये कैपेबल है या नहीं है इस चीज़ के लिए, कि हाँ भाई इसको अपन को लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो वो अपने पास में रिव्यू होता है और वो अपन रिव्यू देके उसको डिसाइड कर देते हैं। लेकिन सेल्स में क्या होता है कि अपने को टारगेट मिलता है ना तो अपन उसके लिए स्ट्रगल ज़्यादा करते हैं। तो उस बेसिस पे अपन फाइलें भी निकाल लिया, अपन चले भी गए और फिर उसके बाद में वो फाइलें हुई भी नहीं। तो वो क्या है एक मन में अपन थोड़ा वो उस डिमोटिवेट हो जाते हैं उस चीज़ के लिए। और अपन जाते हैं तो अपने को तरह तरह की चीज़ों को फेस भी करना पड़ता है। यहाँ से जाएंगे तो अपने को धूप भी है, हर मौसम में निकलना पड़ता है। अपने को काम तो करना ही है, कंपनी में काम कर रहे हैं तो। लेकिन कई इश्यूज ऐसे आ जाते हैं जिसमें अपने को काफ़ी वो रहता है, स्ट्रगल भी किया और बाद में जाके ये नेगेटिव भी हो गया तो अपनी तो सारी मेहनत बेकार ही है। तो मेरे को जो मोटा मोटी समझ में आया कि सबसे ज़्यादा अगर कंफर्ट लगता है तो क्रेडिट के अंदर लगता है क्योंकि सेल्स में मेहनत ज़्यादा लग रही है। लेकिन अगर आप मेरे को एक और बात बताइए कि आपको सेल्स में इनकम ज़्यादा लगती है या क्रेडिट वाले की इनकम ज़्यादा महसूस होती है, मतलब लगती है कि क्रेडिट वाला ज़्यादा कमाता है या सेल्स वाला ज़्यादा कमाता है आपकी नॉलेज में?
नॉलेज में तो ये है कि अगर हमारा फाइल्स अगर कंटिन्यू अगर अपनी डिसबर्समेंट पे जारी है, अपने केसेज हो रहे हैं, तो अपना सेल्स सबसे ज़्यादा बढ़िया है। उसके अंदर एक क्रेडिट वाले को तो एक फिक्स अमाउंट दे दिया जाता है कि हाँ भाई ठीक है, आप जो भी आपका क्या बोलते हैं, आप कस्टमर्स के ऊपर जाओगे तो आपका एक फिक्स पैकेज है, आपको जो भी दे दिया 30,000, 35,000, 40,000 जो भी है, तो वो एक फिक्स अमाउंट है। बट सेल्स में ऐसा नहीं है। अगर आपकी पकड़ अच्छी है और आपसे सीनियर्स अगर कन्वेंस रहते हैं, तो आपकी जैसे फाइलें निकलती है तो उसमें आपके इंसेंटिव्स वगैरह काफ़ी बढ़िया आ जाते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला प्रशांत जी ने बहुत अच्छा बोला। एंड अब हम बात करते हैं गौरी शंकर जी से कि इनकी क्या ओपिनियन है। पहला पॉइंट है कि इनकी नॉलेज में सेल्स अच्छी है या क्रेडिट अच्छी है। तो गौरी शंकर जी पहले आप बताइए कि आपको फाइनेंस इंडस्ट्री में कितना टाइम हो गया? मेरे को सर 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। तो अभी तक के एक्सपीरियंस के अंदर आपकी नॉलेज में सेल्स अच्छी है या क्रेडिट? दोनों ही सर अपनी अपनी जगह बेस्ट है। बहुत अच्छी बात कि दोनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है, क्योंकि सबका अपना अपना काम है। तो ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। अब नेक्स्ट, क्रेडिट की जिम्मेदारी होती है वो क्रेडिट वाला नहीं बताया, सेल्स की जो जिम्मेदारी होती है वो सेल्स वाला नहीं बताया। सेल्स है जो मतलब फ्यूचर में या कहीं पे भी ले लो, सेल्स बेस्ट है इंसेंटिव के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से, मतलब जो भी है सेल्स में अनलिमिटेड इंसेंटिव है। एक सेल्स वाला पर्सन स्टेट हेड के बराबर पर मंथ इनकम जनरेट कर सकता है। देखो कितनी अच्छी बात बताई है गौरी शंकर जी ने कि एक सेल्स वाला पर्सन एक स्टेट हेड के बराबर इनकम जनरेट कर सकता है। मतलब सुनने के अंदर कि एक आरओ जो रिलेशनशिप ऑफिसर है, बहुत छोटी पोस्ट रहती है सेल्स में, और एक स्टेट हेड जो कि पूरे स्टेट को संभालते हैं, तो एक स्टेट हेड के बराबर इनकम कमा सकता है। तो अब ये चीज़ जानने की है कि जो भी लोग आरओ हैं या आरओ लेवल पे काम कर रहे हैं, तो वह किस तरह से करें कि एक स्टेट हेड के लेवल की इनकम को पा सके। तो इसके बारे में आप बताइए गौरी शंकर जी की सभी आरओ तो ये चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट लेवल पे जाऊं और मेरी ग्रोथ हो, तो वास्तव में एक आरओ की पोस्ट पे रहना ज़्यादा फायदेमंद है या ग्रोथ लेकर के नेक्स्ट पोस्ट पे जाना ज़्यादा फायदेमंद है? आरओ की पोस्ट बेस्ट है सर। मार्केट में किसी लड़के ने 3 साल काम किया, 3 साल में उसका इतना रेफरेंस बन जाता है कि वो कस्टमर को अच्छे से बढ़िया से तो कन्वेंस कर सकता है, बढ़िया से उसको क्वालिटी फाइल लोगे कर सकता है। उसमें उसको प्रॉफिट ये रहता है भाई, मार्केट में फुल सपोर्ट रहता है। वो यदि बीएम बन जाता है तो टीम है बिलिंग की, 5 लड़कों की संभालने की जिम्मेदारी, सब कुछ मतलब माइंडली ज़्यादा होता है जितनी ऊपर पोस्ट पे जाता है। जितनी ऊपर पोस्ट पे जाते हैं उतना मेंटली प्रेशर बढ़ता जाता है, उसकी टेंशन बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि जब वो आरओ होता है तो उसकी खुद की सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो जो भी बिजनेस करता है तो उसको मान लीजिए टारगेट है 100% या मान लीजिए 1 करोड़ का टारगेट है, और किसी भी आरओ ने 1 करोड़ का टारगेट पूरा कर लिया, तो उस 1 करोड़ को टारगेट पूरा करने के बाद उसका 100% का स्लैब पूरा हो जाता है। और यदि उसने 1 करोड़ की जगह 2 करोड़ का बिजनेस कर दिया तो उसका 200% का स्लैब पूरा हो जाता है। तो अच्छा बिजनेस कर रहा है तो उसका इंसेंटिव बढ़ जाता है। अब लेकिन बीएम पोस्ट में क्या होता है कि उनके पास में मान लीजिए 5 आरओ है, और कोई आरओ सभी आरओ का 1-1 करोड़ का टारगेट दिया हुआ है, और कोई आरओ अपना टारगेट पूरा कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, और एवरेज मान लीजिए निकल के आ गया 50 लाख रुपए, और बीएम का टारगेट हो गया 5 करोड़ रुपए, क्योंकि 5 बंदे दे रखे हैं। तो बीएम की क्या टेंशन बढ़ जाती है। अब बीएम साहब को तो इंसेंटिव तब मिलेगा ना जब सभी आरओ बराबर से बिजनेस करे या बहुत अच्छा बिजनेस करें। तो एक आरओ तो क्या है कि खुद का बिजनेस अगर नहीं करेगा तो इंसेंटिव नहीं कमाएगा, और अगर कर लेगा तो बहुत अच्छा इंसेंटिव कमाएगा। अब लेकिन बीएम बनते ही टेंशन क्या हो गई कि एक तो टीम हैंडल करना है, और टीम हैंडल करना है और इस तरह से हैंडल करना है कि उन सबका इक्वल बिजनेस हो, सबका अच्छा बिजनेस हो, और जब अच्छा वो बिजनेस करेंगे, ज़्यादा बिजनेस करेंगे, तब जाके कहीं बीएम का इंसेंटिव बनने में आएगा। राइट बोल रहा हूँ मैं? यस सर। और इसी तरह से इन्होंने बोला कि एक स्टेट हेड के बराबर की सैलरी एक आरओ उठा सकता है। मान लीजिए कि एक स्टेट हेड है और स्टेट हेड की सैलरी है 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, जो नॉर्मल कंपनी में रहती है। देखो बहुत बड़े बैंक्स होते हैं, उनके अंदर तो बहुत बड़े बड़े पैकेज होते हैं, लेकिन अगर एक नॉर्मल कंपनी है तो उसके अंदर 2-2.5 लाख रुपए की स्टेट हेड का पर मंथ का पैकेज होता है। तो ऐसे के अंदर यदि कोई भी आरओ
अपने जो टारगेट्स हैं उनको पूरा करेगा और उस तरह के वो फील्ड अपना बनाएगा कि अपने टारगेट पूरे होते रहे। तो मतलब फील्ड कैसे बनेगा कि वह कस्टमर से रिलेशन में रहे, अपने जो साथ वाले अलग कंपनी में काम कर रहे हैं उन साथ वालों के रिलेशन में रहे और कहीं ना कहीं से चारों तरफ से फाइल्स आती रहे। मतलब क्या है कि जैसे कुआं होता है ना, कुएं के अंदर क्या करते हैं कि कुआं खोदते हैं और खोदते हैं ना तो पत्थर की मेड़ बनाते हैं, और पत्थर की जब मेड़ बनती है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी सुर होती है और उस सुर में से पानी आता रहता है, और वो जो सुर में से पानी आता रहता है तो कुएं में पानी धीरे धीरे भरने लग जाता है और ऐसे धीरे धीरे करके कुआं भर जाता है। देखो कुएं के अंदर अपने आप कहीं से पानी नहीं आता, पानी ज़मीन के अंदर है। उसकी खुदाई चलती है, खुदाई करने के बाद में पत्थर की मेड़ बनाई जाती है और देख लिया जाता है कि हाँ यहाँ पर इस लेवल पे पानी की सुर है और उस सुर से पानी आता रहता है। तो एक आरओ लेवल का जो बंदा है वह अपना चारों तरफ लिंक इस तरह से बना ले कि सभी कंपनीज़ के अंदर अपने फ्रेंड्स बना ले और ग्राहकों को, जिन कस्टमर्स को वो लोन दे रहा है उनके साथ में भी अच्छे रिलेशन बनाए। अब उससे क्या होगा कि कोई दूसरा जो बंदा है या कोई भी कस्टमर है तो अगर उनके किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को लोन की ज़रूरत पड़ेगी तो वह इसी आरओ को कॉल करेंगे कि सर मुझे लोन की रिक्वायरमेंट है, आप लोन करवा सकते हैं क्या। तो इस तरह से क्या होगा कि उनके पास में सुर बन गई, मतलब कि धीरे धीरे छोटे छोटे सोर्स बन गए, वहाँ से फाइलें आती रहेगी और फाइलें आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी। तो देखिए अगर देखा जाए तो मोटा मोटी एक आरओ की जो सैलरी होती है वो होती है 10, 15, 20 हज़ार रुपये, और बहुत अच्छे आरओ होते हैं तो उनकी 30, 40 हज़ार भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन बहुत बार आप देखेंगे कि आरओ के जो इंसेंटिव है, जो आरओ बहुत अच्छा काम करते हैं उनके इंसेंटिव बनते हैं एक एक महीने के 1-1 लाख, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए, जो अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। इस तरह के भी आरओ है। तो एक आरओ वास्तव में खुद का टारगेट पूरा करके एक स्टेट हेड के लेवल की सैलरी भी उठा सकता है। अब देखिए सब ये चाहते हैं कि मैं अपनी पोस्ट पे रहते हुए तरक्की करूं, मैं आरओ हूं तो आरओ से बीएम बनूं, बीएम से मैं एएसएम बनूं, मतलब मैं सेल्स में तरक्की करता जाऊं। अब लेकिन देखिए तरक्की करना सबको अच्छा लगता है, लेकिन तरक्की के साथ में सबसे बड़ी चीज़ है टेंशन लेना, क्योंकि टीम मैनेज करनी होती है और टीम मैनेज करना इतना आसान काम नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए कि जैसे कि हम फैमिली के अंदर हैं, फैमिली के अंदर क्या पूरी फैमिली वाले हमारी बात मानते हैं? नहीं मानते हैं। हो सकता है हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता हो सकता है हमारी वाइफ हमारी बात नहीं मानती हो सकता है हमारे और पेरेंट्स है वो हमारी बात नहीं मानते हो, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। अब अगर ऐसा ही टीम के अंदर हो जाए कि कोई मान रहा है कोई नहीं मान रहा, तो इससे क्या मिसमैनेजमेंट हो जाता है। तो इसको मैनेज कर देता है ना, वही बनता है मैनेजर, ब्रांच मैनेजर। और सभी को इक्वल रखना कि जो नीचे जा रहा है या जो कोई नीचे रह गया, इसका बिजनेस रह गया, 1 करोड़ का टारगेट है, उसने बिजनेस किया 30 लाख का। अब बीएम की टेंशन क्या है कि उसके बिज़नेस को इंक्रीज़ करना। अब वो उसके बिज़नेस को इंक्रीज़ करे या उसको ऐसी उसकी हेल्प करे कि उसका बिज़नेस इंक्रीज हो, जिससे कि आरओ का टारगेट पूरा हो। आरओ का टारगेट पूरा होगा तो फिर बीएम साहब का टारगेट पूरा हो, तब कहीं जा कर के बीएम को इंसेंटिव मिलेगा। तो इसलिए जितनी भी बड़ी पोस्ट पे सब जाने की सोचते हैं तो उसके पहले जानना ज़रूरी है कि क्या मैं उस लेवल की टेंशन को हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि जितनी बड़ी पोस्ट होती है ना टेंशन भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। देखने में तो ना बड़ी पोस्ट सभी को अच्छी लगती है कि ये ऊंची पोस्ट पे बैठे हुए हैं, तो इनको तो कोई टेंशन ही नहीं होगी। किस बात की टेंशन? लगता है कि नहीं लगता है? सभी को लगता है ना। लेकिन वास्तव में बीएम साहब से पूछो कि कभी ये आरओ भी थे आप? यस सर। कभी आरओ थे? तो आरओ जब थे और अभी बीएम बने, उसके बीच में आपको कैसा क्या महसूस हो रहा है? आरओ में सर सही था जिस हिसाब से पहले मैंने काम किया है। अभी क्या है मोस्टली जैसे किसी लड़के का किसी आरओ का वो काम तो मोस्टली ऑफिस में ही बहुत ज़्यादा ऐसे बिजी रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहना पड़ता है। हाँ। प्रशांत जी आप क्या कहना चाहेंगे कि आप आरओ से क्रेडिट में आना पसंद करेंगे अभी भी, या बीएम लेवल पे जाना चाहेंगे, या आरओ रह करके कुछ अच्छा अर्न करना चाहेंगे? सर आरओ में भी वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आदमी क्या अपनी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ना चाहता है, इस वजह से थोड़ा सा वो बीएम लेवल पे जाने की कोशिश करता है। बाकी जो डिपार्टमेंट है अपना मेन क्या होता है कि इसके अंदर अपन ऑनेस्टली अपन काम करें, वर्क करें, बिजनेस करें तो अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बट समस्याएं आती है, उसको फेस करना पड़ता है, उनके सॉल्यूशंस भी अपने को ही निकालने पड़ते हैं। बाकी काम करने में कोई दिक्कत नहीं है सर, बस अब आदमी अपना ग्रोथ के लिए ही आगे बढ़ना चाहता है, अपना पैकेज बढ़ाने के लिए, सैलरी बढ़ाने के लिए। और फिर ये भी है उसके साथ में कि यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी वैसी आ जाती है
जैसे ही अपनी डेजिग्नेशन इंक्रीज होती है तो फिर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमें टीम के साथ में अपने को काम करना पड़ता है, टीम को हैंडल करना पड़ता है, सीनियर्स का जो प्रेशर आता है टारगेट्स का तो उनको भी हैंडल करना पड़ता है, तो ये चीज़ें साथ में रहती है। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मिस्टर राहुल सांवरिया, आप क्या कहना चाहेंगे कि अभी तक का जो एक्सपीरियंस रहा, आपको सेल्स अच्छी लगती है या क्रेडिट? सर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सेल्स बेटर है। मैं बोलना चाहूँगा सर, सेल्स उसी पर्सन के लिए बेटर है जिसके इंसेंटिव आ रहा है। जिसके इंसेंटिव नहीं आ रहा उसके सेल्स कोई काम की नहीं है सर। मेरा मानना है कि अगर किसी बंदे के इंसेंटिव नहीं आ रहा तो वो बिजनेस नहीं निकाल पा रहा। अगर किसी बंदे के इंसेंटिव आ रहा है और अच्छा भी इंसेंटिव आ रहा है, वही बंदा असली सेल्स वाला कहलाएगा। बहुत अच्छी बात बोली है कि एक अच्छा सेल्स वाला वही है जो अपनी सैलरी के अलावा उससे कहीं गुना ज़्यादा इंसेंटिव कमा रहा है। और ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो व्यक्ति सेल्स में रह कर के 3 महीने तक अगर रेगुलर इंसेंटिव नहीं आ रहा तो उस व्यक्ति को ना सेल्स के अंदर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सेल्स का काम है गंजे को भी कंघी बेच देना। मतलब इतना टैलेंट होना चाहिए। गंजे को कंघी बेच देने का मतलब कोई कंघी बेचने से नहीं है, गंजे को कंघी बेच देने का मतलब है कि इतना टैलेंट आदमी के अंदर होना चाहिए कि वो मार्केट से, इस महासागर में से बिजनेस किस तरह से निकाल के ला सकता है। और कोई आदमी बिजनेस निकाल के ला सकता है और बिजनेस करता है तब जाके वो कहीं ज़्यादा अर्निंग करेगा और ज़्यादा इनकम कमाएगा। और यही आदमी का मेन मोटो भी है। देखिए, आज हम सब लोग काम कर रहे हैं अपनी फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, बच्चों के लिए, तो हमारा सबका एक ही टारगेट है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और एक अच्छी लाइफ स्टाइल जिएँ। हम सबका यही है टारगेट। हम सब कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी कर क्यों रहे हैं कि हम कहीं ना कहीं ज़्यादा पैसे कमाएं, ज़्यादा इनकम कमाएं और ज़्यादा ग्रोथ लें, और हम हमारे पेरेंट्स को, हमारी फैमिली को, बच्चों को हम एक अच्छी लाइफ दे पाएँ। हम इसी के लिए पैसा कमा रहे हैं। अब लेकिन किस तरह का पैसा हमारे पास रुकता है? देखिए, पैसा भी रुकता है 1 नंबर का पैसा। 1 नंबर का मतलब ईमानदारी का पैसा, 2 नंबर का पैसा नहीं। अगर किसी से देखिए, अभी मैं गौरीशंकर जी से भी ये पूछना चाहूँगा कि इन्होंने 6 साल का टाइम दिया इंडस्ट्री के अंदर, और आपने अभी तक क्या देखा कि जो लोग कस्टमर से पैसा ले लेते हैं वो मार्केट में सक्सेस हैं, या जो कछुए की जैसे चाल से चल रहे हैं लेकिन धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, वो लोग ज़्यादा सक्सेस हैं? जो सर धीरे धीरे मार्केट में चल रहे हैं रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से, वो लंबे टाइम तक मार्केट में टिक पा रहे हैं। जो मतलब ऐसा करते हैं भाई 2000 उस कस्टमर से ले लिए, 4000 उससे ले लिए, वो लास्ट 5-6 महीने या साल भर बाद आउट हो जाते हैं सेल्स इंडस्ट्री से। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है समझने की। यह लाइफ का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस आता है मार्केट में रहने से, काम करने से, कि जो आदमी गलत तरीके से पैसा कमाता है वह ज़्यादा दिन तक मार्केट में टिक नहीं पाता है। यदि लंबे समय तक टिकना है, लंबे समय तक बने रहना है, तो ईमानदार रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा प्रशांत जी को, राहुल सांवरिया जी को एंड गौरीशंकर जी को। इन्होंने अपना अनमोल समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।